बुलडोजर मॉडल इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि गरीब आदमी जो रह रहा है उसको बेघर कर रहे हैं, और उसको प्रताड़ित करके ये जो अपने आरएसएस के मुट्ठी भर इनके वोटर्स हैं उनके बीच में फर्जी वीडियो बना के, फेक खबरें गोदी मीडिया के जरिए निकलवा के ये दिखाना ये चाहते हैं कि देखो, जिन लोगों ने पुरानी सरकारों में, सपा और बसपा की सरकारों में जिन दलितों ने अवैध कब्जा किया और सपा की सरकारों में जिन यादवों और मुसलमानों ने अवैध कब्जा किया, हम उनका कब्जा छुड़वा रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि सिर्फ गरीब को परेशान किया जा रहा है। इसमें गरीब ब्राह्मण भी परेशान हुए। आपको याद होगा कानपुर में कुछ गरीब ब्राह्मणों के परिवार का इसी तरीके से अवैध कब्जा छुड़ाया जा रहा था। अवैध कब्जा मतलब सरकार के हिसाब से, हमारे हिसाब से तो वो लोग रह रहे हैं, क्योंकि आपके हिसाब से वो वैध था। मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर 20 साल 25 साल से कहीं रह रहा है तो बिना कोर्ट के नोटिस के और बिना सरकारी आदेश के उसको आप ऐसे बुलडोज करके और बेघर नहीं कर सकते। ये कोर्ट कहता है। प्रोफेसर एक बात बताइए, आप क्या आप हैं तो कांग्रेस में जी, और बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी आपके इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन जब बात बहन जी की आ जाती है, बसपा सुप्रीमो मायावती की आ जाती है, तो आप कहीं ना कहीं तारीफ के कसीदे पढ़ने लगते हैं। देखो साहब, इसमें एक बात और जबकि मैं बताऊं, जबकि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष लगातार सवाल उठा रही है कि इन्होंने खाली एक दिखावा किया, डराने की कोशिश करी है, समाज को बहकाने की कोशिश करी है कि संविधान खतरे में। इस पे क्या कहें? देखिए, ऐसा है, मैं बहन जी पे कोई टिप्पणी तो नहीं कर सकता, क्योंकि बहन जी ने वाकई जो काम किए हैं वो काम किए हैं, वो तो तारीफ के काबिल है। अखिलेश जी ने जो काम किए तारीफ के काबिल है, नेताजी ने जो काम किए वो तारीफ के काबिल है, मान्यवर कांसीराम ने जो काम किए वो तारीफ के काबिल है। अब आई मेरी कांग्रेस की बात, तो भैया 34 साल से तो हम यहाँ सत्ता में है नहीं, बल्कि अब 35 साल हो गए, 1989 से नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। देश के दो बड़े राज्य जम्मू कश्मीर और हरियाणा, दोनों जगह चुनाव है और राजनीतिक सरगर्मियां बिल्कुल छठे आसमान पे है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से वोटरों को लुभाने में लगी हुई हैं। अब बीजेपी वापसी कर पाएगी या कांग्रेस का हाथ होगा मजबूत, ये तो इलेक्शन होने के बाद जब रिजल्ट आएगा तभी मालूम पड़ पाएगा। लेकिन हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर रमेश यादव। हरियाणा में काफ़ी दिन प्रचार करके अभी आए और फिर मेरे ख्याल से इनका जाने का प्रोग्राम है, तो इनसे जानेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का न्याय बुलडोजर के माध्यम से लगातार चल ही रहा है और फिलहाल बहुत बढ़िया चल गया है। बहुत बढ़िया इसलिए, सही है या गलत ये फैसला तो न्यायालय जाने, लेकिन कई यादव परिवारों के घर को ध्वस्त कर दिया गया है और मीडिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। विरोधी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं। प्रोफेसर साहब से जानेंगे कि आखिर ये उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है और हरियाणा में क्या चल रहा है। तो स्वागत है प्रोफेसर साहब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी स्वागत है। तो कहाँ से शुरू करें, हरियाणा से या यूपी से? पहले देखो, बात बुलडोजर की है तो बुलडोजर कोर्ट का कहना तो ये है कि ये कोई न्याय प्रक्रिया नहीं है, लेकिन योगी जी बुलडोजर प्रेमी हैं, उन्हें प्यार है बुलडोजर से। तुरंत दान महाकल्याण, अब क्या सही है क्या गलत है हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन ये जो चल रहा है ये आखिर है क्या? देखो साहब, आप पचड़े में पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हम लोगों को तो विरोध करना पड़ेगा। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शासनादेश दिए हैं और सख्त आदेश दे दिए हैं कि आप बिना कानूनी कार्रवाई और कानूनी नोटिस के बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, बुलडोजर प्रक्रिया के लिए आपको कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत लेनी पड़ेगी, उसके बावजूद योगी जी ने फर्रुखाबाद में, ये घटना जो है फर्रुखाबाद की है और जो ज़मीन है वो ग्राम पंचायत की ज़मीन है, तो उसके लिए जो न्यायिक तरीका है वो ये है कि पहले आप ग्राम पंचायत के संज्ञान में इस मामले को लें और ग्राम पंचायत जो ग्रामीण लोग हैं उनको नोटिस दे, उन्हें बुलाए, उनके संज्ञान में लाए इस बात को कि साहब इस तरह की घटना हो रही है, आप अपनी व्यवस्था कर लो या कोर्ट से स्टे लेके आओ। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो पीड़ित परिवार हैं वो ये बता रहे कि ना तो हमें साहब ग्राम पंचायत ने सूचित किया, यानी कि सरपंच ने सूचित नहीं किया, और ना ही हमारे पास पुलिस का या कोर्ट का कोई नोटिस आया, सीधा बुलडोजर आ गया और सारे घर उजाड़ दिए। अब आप बताओ, पहले तो वो लोग बेघर हो गए, इसके अलावा उनका जो वहाँ सामान था, जो भी बच्चों के मान लो किताबें होंगी, बुजुर्गों की दवाइयाँ होंगी और ज़रूरत का भी सामान होता है,
तो वो सारा तहस नहस कर दिया गया। और तीसरा, वो जो लोग बेघर हो गए हैं तो उनकी सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की जाएगी या नहीं की जाएगी, या यहाँ भी ये लोग टेंट लगा के बेघर होके रहेंगे। और हमें ऐसा लग रहा है, इसमें एक बात और मैं जोड़ूंगा, कि साफ तौर पे जाति और धर्म देख के इस तरह का काम करने की कोशिश की जा रही है। और इसी क्या तरह कहना चाह रहे हैं आप, जाति धर्म मतलब? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलते थे, मुसलमानों के फर्जी इनकाउंटर हुआ करते थे। फिर उसके बाद जब ज़्यादा आवाज़ गूंजने लगी कि हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो गया, तो इन्होंने हिंदुओं में पहले यादवों को टारगेट करना शुरू किया। क्योंकि विपक्ष में ये मान के चला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में कोई विरोध कर रहा है तो यादव कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और इसके बाद फिर दलितों का शोषण किया जा रहा है, क्योंकि दलित समाज भी इस समय जागरूक हो गया है। पिछले 3 साल से देखा जाए तो उनके अंदर सामाजिक चेतना आई है। और राहुल गांधी जी ने खास तौर से जब से भारत जोड़ो यात्रा करी है, और उसके बाद उन्होंने मोदी जी का पोल खोल जो कार्यक्रम शुरू किया है, कार्यक्रम क्या है कि किस तरीके से सरकारी संसाधनों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से शैक्षिक संस्थानों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। आज की एक खबर है, बड़ी चिंताजनक खबर है, मध्य प्रदेश में तकरीबन 5000 सरकारी स्कूल कॉलेज को बंद करने की तैयारी है, क्योंकि उन जगह कोई भी विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है। सरकार का ये कहना है कि वो उन 5000 के लगभग सरकारी स्कूलों में, जो प्राइमरी हैं ज़्यादातर, उनमें कोई बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है, इसलिए उनको बंद किया जाएगा। उसके साथ कोई ना कोई आगे का प्रोग्राम होगा ना, कोई नई योजना होगी। उसमें मैं बता रहा हूँ षड्यंत्र क्या है। ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बुलडोजर मॉडल, संविधान, और ये संस्कारी जो सरकारी, माफ़ कीजिएगा, सरकारी संस्थानों को जो कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, ये आपस में जुड़ी हुई है। बुलडोजर मॉडल इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि गरीब आदमी जो रह रहा है उसको बेघर कर रहे हैं, और उसको प्रताड़ित करके ये जो अपने आरएसएस के मुट्ठी भर इनके वोटर्स हैं, उनके बीच में फर्जी वीडियो बना के, फेक खबरें गोदी मीडिया के जरिए निकलवा के ये दिखाना ये चाहते हैं कि देखो, जिन लोगों ने पुरानी सरकारों में, सपा और बसपा की सरकारों में, बसपा की सरकारों में जिन दलितों ने अवैध कब्जा किया, और सपा की सरकारों में जिन यादवों और मुसलमानों ने अवैध कब्जा किया, हम उनका कब्जा छुड़वा रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि सिर्फ गरीब को परेशान किया जा रहा है। इसमें गरीब ब्राह्मण भी परेशान हुए। आपको याद होगा, कानपुर में कुछ गरीब ब्राह्मणों के परिवार का इसी तरीके से अवैध कब्जा छुड़ाया जा रहा था। अवैध कब्जा मतलब सरकार के हिसाब से, हमारे हिसाब से तो वो लोग रह रहे हैं, क्योंकि आपके हिसाब से वो वैध था। मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर 20 साल 25 साल से कहीं रह रहा है तो बिना कोर्ट के नोटिस के और बिना सरकारी आदेश के उसको आप ऐसे बुलडोज करके और बेघर नहीं कर सकते, ये कोर्ट कहता है। तो इसमें ब्राह्मण भी फंसे हैं, इसमें ठाकुर भी फंसे हैं, इसमें सभी जाति के लोग फंसे हैं, इसमें बीजेपी के वोटर भी फंसे हैं। आपको याद होगा, लखनऊ में भी इस तरह की घटना हुई थी। पहले मुसलमानों का वो जो अकबरपुर करके जगह थी, उसमें तकरीबन 1400 मकान तोड़े गए तो सारे हिंदू खुश थे। फिर उससे लगा हुआ हिंदुओं का एक मोहल्ला था, उसको जब तोड़ना शुरू किया तो वो लोग रोना शुरू कर दिए। और जब चारों तरफ से विरोध हुआ तो फिर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और बताया गया कि वहाँ स्टे आ गया है और बिना कोर्ट की परमिशन के कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। अब हम आ जाते हैं शिक्षा के मुद्दे पे कि सरकारी शिक्षा को कमज़ोर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इनका पीपीपी मॉडल तैयार हो रखा है। पीपीपी यानी कि प्राइवेट जो कंपनी है उनके साथ इनकी पार्टनरशिप का मॉडल। ये जो सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, इनकी बहुत सारी ज़मीनें हैं। आपने देखा होगा, सरकारी स्कूल कॉलेज बहुत बहुत ज़मीनों बने हुए हैं, क्योंकि वो नॉर्म्स के हिसाब से बने हैं, बच्चों के खेलने के और हर पर्याप्त कमरे वगैरह सारी व्यवस्थाओं के साथ। तो इनको ये दे रहे हैं प्राइवेट हाथों में। निजी लोग क्या करेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे इन स्कूल्स को चलाएंगे। और वो स्कूल चलाना सिर्फ एक वो है दिखावा, दिखाने के लिए स्कूल चलाएंगे। दरअसल पीछे से ये इनका एक बिजनेस मॉडल आएगा। जो सरकारी खाली ज़मीन है उसमें ये लोग कहीं प्लॉटिंग कर देंगे, कहीं मॉल बना देंगे, कहीं हो सकता है ये लोग जो है कॉमर्शियल उसमें कोई एक्टिविटी करें। मतलब आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि जो पिक्चर है वो कुछ दिखाई और जा रही है और कुछ होगा कुछ और। हाँ, पर्दे के पीछे कुछ और है साहब। और ये पूरी साजिश बुलडोजर मॉडल से जुड़ी हुई है और पूरी साजिश संविधान को कमज़ोर करने की है। दलित ओबीसी का जो बच्चा है
वो मुख्य धारा में ना आ पाए, क्योंकि ज़्यादातर दलित ओबीसी के जो गरीब बच्चे हैं वही सरकारी सिस्टम में पढ़ते हैं, और ज़्यादातर जो इस तरह की ग्राम पंचायत की ज़मीनों में जो लोग रह रहे हैं वो ज़्यादातर दलित ओबीसी के बच्चे हैं। तो इनको बेघर किया जा रहा है सरकार द्वारा, इनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और ये लोग फिर से क्या लगाना चाह रहे हैं, वो जो इनकी मनु संहिता चलती थी, जो इनका जो मनवाद वाला सिस्टम चलता था कि गरीब इतना गरीब रहे कि सिर्फ गुलामी करे, और कुछ संभ्रांत लोगों के पास। आप ये कहना चाह रहे हो कि गरीब इतना गरीब रहे कि खाली जीने के नाम को ही विकास वो दो समझे, वक्त की रोटी को ही विकास समझे, वो 2 वक्त की रोटी को ही सब कुछ समझे साहब। और एक खबर और मुझे ध्यान आ रही, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 1 मिनट हाँ लूँगा। बिल्कुल, बताइए बताइए। अभी गोदी मीडिया में ये खबरें चला दी बीजेपी आईटी सेल ने कि यूएन का एक सदस्य बन गया है भारत, और नरेंद्र मोदी जी उसकी शपथ ले रहे हैं, भारत के पास भी वीटो पावर आ गई है। इस तरह की एक फर्जी खबर चलाई जा रही है, आपके संज्ञान में होगी। और इस खबर के पीछे सच्चाई में बता दूं कि किसी भी देश को यूएन का सक्रिय सदस्य बनाना इतना आसान नहीं है। लगभग 192 देश यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं, और इसका संविधान 1945 में लिखा गया था। 5 देश इसके स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो पावर है, यानी कि उन 5 में से किसी एक ने अगर मना कर दिया मतलब वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। और वो 5 देश कौन से हैं? जो दूसरे विश्व युद्ध में जीते थे। अमेरिका भी उसका हिस्सा है, चीन का भी हिस्सा, चीन भी है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है और जर्मनी। तो ये 5 देश हैं, सॉरी रूस है। तो ये 5 देश ऐसे हैं, इन्होंने मिल के जर्मनी को हराया था। तो जर्मनी था, उसमें जापान भी था और 1-2 देश और थे। तो ये 5 उसके स्थायी सदस्य हैं। लेकिन भैया यहाँ गोदी मीडिया और जो बीजेपी आईटी सेल है फर्जी खबर चला रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ शपथ ले रहे हैं और हमारा देश स्थायी सदस्य हो गया और धन्यवाद मोदी जी, जबकि हमारा देश सिर्फ 2 साल के लिए 2021 में अस्थाई सदस्य हुआ था, टेम्परेरी। तो हर देश का नंबर आता ही है। हाँ, और हमारे देश का इस तरीके से कोई इतना नहीं 21 बार नंबर आ चुका है। इसमें से सिर्फ 1 बार योगदान मौजूदा सरकार का है, बाकी 20 बार पुरानी सरकारों के योगदान से रहा है। तो इस तरह की खबरें भी चल रही हैं और अफवाहों का बाजार जो है मेरे हिसाब से गर्म चल रहा है। लेकिन प्रोफेसर वो तो फर्जी चीज़ तो सामने दर्शकों के भी आई जाती है। अगर खबर चला रही है आईटी सेल तो वो खबर तो बिल्कुल सामने पुख्ता हो ही जाएगी कि ये सब फर्जी है, और वो है ही फर्जी, बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि वीटो पावर ऐसे मिल ही नहीं सकती और उसके लिए कम से कम 2/3 देशों की रजामंदी चाहिए, और जो पहले से 5 देश हैं उसमें क्यों चाहेंगे कि 6वां देश आए। और खास तौर से चीन क्यों चाहेगा? चीन क्यों चाहेगा? भारत आए। अच्छा, उन 5 में से अगर कोई मना कर देगा तो भारत नहीं आएगा। सबके पास और वीटो पावर है। 190 में से 2/3 का मतलब आप समझ लो, कम से कम 130-35 देश वो नहीं चाहेंगे। तो वहाँ पे उसमें मेंबर बनना, स्थायी सदस्य बनना अब इतना आसान नहीं है। तो प्रोफेसर एक बात बताइए कि आप बता रहे हैं कि आपने सवाल सीधा सीधा उठा दिया योगी जी पर कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर अन्याय हो रहा है तो मुसलमान के साथ हो रहा था या अब यादवों के साथ हो रहा है, तो यादवों की वोट नहीं चाहिए क्या योगी जी को या बीजेपी को? देखो साहब, मेरे आरएसएस में, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, एक मित्र हैं, उनसे मेरी इसी सवाल को लेके चर्चा हुई कि साहब जब आप हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन कर रहे हैं तो आप लोग उत्तर प्रदेश में यादवों के नेता क्यों नहीं बनाते? यादवों को भी आगे लेके आइए। इतना क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं यादवों का, इतना टारगेट करके उनका शोषण क्यों किया जा रहा है, और आप लोग इस पे कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? तो वो मुझसे ये बोले कि देखो प्रोफेसर साहब, मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 18%, और इसके बाद अगर कोई जाति है जो सबसे ज़्यादा है संख्या बल में तो वो यादव है, और वो है 14%। तो यादवों का डर दिखा के पिछड़ों को ये बोला जाता है कि तुम्हारा सारा अधिकार, जैसे जाट समाज हो गया हमारा, गुर्जर समाज, कुर्मी समाज, तेली समाज, कुशवाहा समाज, मौर्य समाज, तो इन सबको ये बोला जाता है कि तुम्हारा 27% आरक्षण ये यादव खा गए, और फर्जी डाटा बना दिया जाता है कि 86 में से 56 जो है पीसीएस बना दिए, जबकि वो खबर पूरी फर्जी थी।
और मुलायम सिंह को, अखिलेश यादव को और जो पुरानी सरकारें रही उनका हवाला दे के कहा जाता है कि इनको बना दिया। और दलितों के बीच में ये खबर पहुंचाई जाती है कि बहन जी ने सिर्फ जाटवों का विकास किया, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि लगभग 22-23% जाटव समाज जो वो दलित समाज है वो उत्तर प्रदेश में है और उसमें से 10% जो है वो जाटव है। लेकिन प्रोफेसर इस बात में तो कोई सच्चाई है नहीं, क्योंकि अगर बसपा का सरकार में ये कहा जाए कि भाई वहाँ खाली जो है दलितों का विकास हुआ, तो ये कहीं ना कहीं ये तो अन्याय वाली बात है। क्योंकि मैं आपको दौर में बता रहा हूँ अगर काम हुए, अब आप सबके हुए। नोएडा की बात कर लें तो अब नोएडा में जो विकास हुआ है वो जग जाहिर है, तो वो कोई एक जाति विशेष को देखकर तो हुआ नहीं है, वो आम जनता के लिए हुआ है, सबका हुआ। ये तो फर्जी खबरें चलाई जा आप अगर नोएडा की बात करी जाए, दिल्ली एनसीआर में नोएडा के अंदर जो स्कूल बनाए बसपा सरकार में, बसपा के कार्यकाल में जो स्कूल बने, आज भी वो बिल्डिंग ऐसी है कि मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूल नहीं है उसके बराबर अच्छे हैं। और जबकि तरह तरह के आरोप भी लगाए और विरोधी पार्टियां लगाती हैं, तो ये कहना कि भाई बसपा शासनकाल में खाली सिर्फ दलितों का विकास हुआ, तो ये तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अन्याय वाली बिल्कुल फर्जी खबर है। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि देखिए, अगर हम सपा सरकार की बात करें तो वहाँ दलित का, पिछड़ों का, सबको नौकरियाँ मिली, खूब नौकरियाँ हुई, खूब विकास कार्य हुए, डेवलपमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। और यही बात अगर हम बसपा सरकार की करें तो जो तमाम सरकारी अस्पताल बने, सरकारी स्कूल बने, सरकारी साधन बने, जो तमाम बैकलॉग की भर्तियाँ बहन जी ने जो कराई। बैकलॉग जानते क्या होता है? दलित और ओबीसी की नियुक्तियों को, रेगुलर नियुक्तियों में ये जो मनवादी लोग बैठे हैं ये एनएफ वो कर देते हैं, एनएफएस, नॉट फाउंड सुइटेबल। इंटरव्यू में ये लोग कहते हैं कि साहब हमें उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिला और उन भर्तियों को रोक दिया जाता है। और 3 बार अगर ये भर्तियां रुक गई तो ये आ जाती हैं सामान्य वर्ग में, और इसमें फिर वही मनवादी लोग बैठ जाते हैं। बहन जी ने बड़ी चतुराई से काम करके अपनी सरकारों में सबसे पहले तो ये बैकलॉग भरे, जितनी भी दलितों की, ओबीसी की नियुक्तियां रुकी हुई थीं, और वो हजारों की संख्या में थी, कोई ऐसी नहीं थी एक दो, हजारों की संख्या में बम्पर नियुक्तियां हुई। प्रोफेसर एक बात बताइए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाटव समाज का भला हुआ है, इसमें सारा जो बहुजन समाज है 85% उसका भला हुआ। प्रोफेसर एक बात बताइए, आप क्या आप हैं तो कांग्रेस में जी, और बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी आपके इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन जब बात बहन जी की आ जाती है, बसपा सुप्रीमो मायावती की आ जाती है, तो आप कहीं ना कहीं तारीफ के कसीदे पढ़ने लगते हैं। देखो साहब, इसमें एक बात में और जबकि मैं बताऊं, जबकि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष लगातार सवाल उठा रही हैं कि इन्होंने खाली एक दिखावा किया, डराने की कोशिश करी है, समाज को बहकाने की कोशिश करी है कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। इस पे क्या कहें? देखिए, ऐसा है, मैं बहन जी पे कोई टिप्पणी तो नहीं कर सकता, क्योंकि बहन जी ने वाकई जो काम किए हैं वो काम किए हैं, वो तो तारीफ़ के काबिल हैं। अखिलेश जी ने जो काम किए तारीफ़ के काबिल हैं, नेताजी ने जो काम किए वो तारीफ़ के काबिल हैं, मान्यवर कांसीराम ने जो काम किए वो तारीफ़ के काबिल हैं। अब आई मेरी कांग्रेस की बात, तो भैया 34 साल से तो हम यहाँ सत्ता में है नहीं, बल्कि अब 35 साल हो गए, 1989 से नहीं है। तो मैं तो जब से मैंने होश संभाला तब से हमने या तो सपा की सरकार देखी, या बसपा की देखी, या बीजेपी की देखी। भाई कल्याण सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, उसके अलावा या तो नेताजी रहे या कांग्रेस की सरकार आपने उत्तर प्रदेश में वो सरकार नहीं देखी, तो हम तुलनात्मक अध्ययन इन तीनों पार्टियों का ही तो करेंगे। और इन तीनों पार्टियों की तुलना करी जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए तो बहन जी का बहुत बढ़िया था, और किसानों गरीबों का देखा जाए तो वो नेताजी का बहुत बढ़िया था, और पोलराइजेशन देखा जाए तो बीजेपी का बहुत बढ़िया था। बीजेपी ने इतना हिंदू मुस्लिम का बीज बोया, बाबूजी मान्यवर जो है हमारे कल्याण सिंह जी, बाबूजी जिन्हें बाबूजी कहा जाता है, उनका बीजेपी ने इस्तेमाल किया। यहाँ देखना आप, 2 ओबीसी नेता ऐसे थे बीजेपी में, एक तो बाबूजी कल्याण सिंह जी और दूसरी मध्य प्रदेश की उमा भारती जी। इनको आगे करके बीजेपी ने इनके आगे करके तीर चलाए पिछड़ों पे और दलितों पे। ऐसे तो मोदी जी भी ओबीसी बन गए बाद में। मोदी जी तो छल करके बने हैं। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब मोदी जी की जो घांची तेली जाती थी वो पिछड़ों में लाई गई। मूल रूप से ये बनिया है, मूल रूप से ये बनिया है साहब। तो मोदी जी का तो मैं वो खूब कहते रहे ओबीसी ओबीसी, हम तो नहीं मान सकते। अच्छा प्रोफेसर, मैं दर्शकों को एक बार बता दूं कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हम चर्चा करेंगे हरियाणा की भी, लेकिन
चर्चा इतनी ज़्यादा लंबी हो गई कि हरियाणा पे अब नहीं हो पाएगी। अब खाली उत्तर प्रदेश की ही चर्चा करेंगे, दूसरी वीडियो में हरियाणा की चर्चा करेंगे। तो मैं अपने दर्शकों को ये निवेदन कर दूं, ये बता दूं। जी नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को निर्धारित करता है और उत्तर प्रदेश ने बाबा ने इतनी भांग बो रखी है इस समय कि अगर हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करेंगे तो कहीं बाहर निकल ही नहीं सकते। बाबा ने इतना ज़्यादा यहाँ धतूरे की खेती कर दी है, क्या बताया जाए। धतूरा भांग मतलब क्या कहना मतलब ये है कि इसमें गांजा भी इस्तेमाल कर लो शब्द का, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ लोगों को परेशान कर रखा है। कोर्ट अलग कह रहा है कि साहब ये काम मत करो, ठीक है, पुलिस प्रशासन वो अलग परेशान है, कहीं पुलिस वालों को ठोका जा रहा है, कहीं पुलिस वाले ठोक रहे हैं। यहाँ भी जाति देख के जो है ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं, यादव है मुस्लिम है तो उसकी ड्यूटी हटा दी जाती है, उसको रिजर्व पुलिस में कर दिया जाता है, ग्राउंड में ड्यूटी नहीं दी जाती है। कोई दलित फंस गया तो उसके साथ अत्याचार होना ही होना है। दलित की बहन बेटियों को तो ये इंसान ही नहीं मानते। दलित का जहाँ केस आ जाए, बहन बेटी आ जाए तो उसके साथ ये बलात्कार भी करवाएंगे अपने लोगों के जरिए और उसकी हत्या भी करवा देंगे। ऐसे अनगिनत केस हैं, सैकड़ों हजारों केस हैं। और फिर बाबा जी ये कहते हैं कि मैं जाति और धर्म देख के न्याय नहीं करता, मेरा जो न्याय है वो सबके लिए बराबर होता है। अभी गाजियाबाद में आए थे योगी जी, नोएडा में भी आए, यहाँ एक्सपो मार्ट में उद्घाटन करने आए थे, यहाँ भी फिर वो नफरत के बीज बो गए। मतलब उनके मुखार बिंद से निकलेगी तो नफरत ही निकलेगी, कोई ढंग की बात निकल ही नहीं सकती। इसीलिए मैंने कहा कि बाबा जब बोएंगे तो धतूरा बोएंगे या भांग बोएंगे या गांजे की खेती करेंगे। एक पिक्चर में डायलॉग भी है कि आखिर इतनी नफरत कहाँ से लाते हो। हाँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि यही कहना चाह रहे हो आप। हाँ, ये व्यक्ति इतना डिस्ट्रक्टिव कैसे हो सकता है, इतना विनाशकारी विध्वंसक सोच इस व्यक्ति की कैसे हो सकती है। आप खुद सोच के देखिए कि कोई मुख्यमंत्री है या कोई राजा है, मुख्यमंत्री राजा के बराबर ही मान लो, तो उसके लिए प्रजा तो बराबर होनी चाहिए। आप जाति देख के न्याय कर रहे हो। योगी जी तो ये कहते हैं कि भाई मेरे लिए तो सब जनता बराबर है। जब बराबर है तो यादवों मुसलमानों की ड्यूटी क्यों हटा दी आपने? जब बराबर है तो बुलडोजर यादवों के घर में क्यों चला रहे? जब बराबर है और दो पक्षों के बीच में हत्या हुई, मारपीट हुई, तो आप एक के घर गए, दूसरे के घर क्यों नहीं गए? प्रेम यादव और एक शुक्ला परिवार के बीच में सामूहिक हत्या हुई थी, दोनों पक्षों ने एक दूसरे को गोली मारी थी, आप उस ब्राह्मण परिवार के यहाँ तो चले गए। मेरी उनके साथ भी संवेदनाएं हैं। और हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता है वो दोनों जगह गए, क्योंकि देखिए अगर दोनों के परिवारों में हत्या हुई तो दोनों के परिवारों को सांत्वना देना एक काम है, सामाजिक काम है। लेकिन बाबा जी टारगेट करके सिर्फ एक जगह गए, दूसरी जगह नहीं गए। क्यों? क्योंकि इन्हें समाज में नफरत फैलानी है, मुसलमान के नाम पे, यादव के नाम पे, जाटव के नाम पे। बाबा के चाहने वाले तो कह रहे हैं कि दिल्ली की कुर्सी खाली होने वाली है मोदी जी के लिए, इस समय सेंटर योगी जी के लिए, माफ सेंटर में भी पेच फंस रहा है। सेंटर में उस पर भी जरा प्रकाश डालिए। क्या गुत्थी बहुत उलझी हुई है, गुत्थी ऐसे उलझी है, इधर बाबा ने यूपी में भांग बो रखी है, धतूरा बो ही रखा है, पूरी खेती चल रही है, तो मोदी जी उधर टेंशन में है। और दूसरा क्या है, इस समय जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने एक नया सिगूफा छोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री पद मोदी तय करेंगे कि वो प्रधानमंत्री रहेंगे तो बीजेपी अध्यक्ष का पद हमें तय करने दिया जाए, क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी को इन्होंने गुजरात कोटे से बना दिया था। तो वहाँ एक द्वंद्व चल रहा है और वहाँ खबरें आ रही हैं कि या तो वसुंधरा राजे सिंधिया को या शिवराज चौहान को या वो एक गुजरात वाले कोई जोशी हैं, संजय जोशी, तो इन तीन में से किसी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता। अब मोदी जी ने आज चाल खेली, संजय जोशी के नाम पर मना कर दिया और अब सुनने में आ रही है वसुंधरा राजे सिंधिया को। ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, मतलब मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से है या नहीं है? एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं मोदी जी। निशाना क्या है? राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी से पब्लिक नाराज है, अधिकारी नाराज है, मंत्री नाराज है, तो ये लोग वसुंधरा राजे सिंधिया को वहां पे मुख्यमंत्री बनाने की इनकी लीजिए ब्रेकिंग न्यूज। वसुंधरा राजे सिंधिया बन सकती हैं राजस्थान की मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर प्रोफेसर अरुणेश यादव ये बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। नहीं, पुख्ता खबर है, नाम मैं रिवील नहीं करूंगा, आरएसएस के लोगों ने ही मुझे बताया है। खबर पुख्ता है। अब क्या हो पाता है, क्या वसुंधरा राजे मानेंगी?
क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री बनना चाह रही तब मोदी जी ने नहीं बनाया, तब पर्ची से भजन लाल शर्मा का नाम निकाला। और अगर वो नहीं बनी तो जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, आरएसएस प्रमुख संजय जोशी के नाम पे तो मान गए, ठीक है चलो इनका नहीं तो वसुंधरा राजे, दूसरे नंबर पे उन्होंने वसुंधरा राजे का ही नाम रखा है। तो पेच यहाँ पे बड़े तगड़े हैं। मोदी जी के लिए इस समय बड़ा मामला गड़बड़ है। इनका सिंहासन वैसे ही डोल रहा है जैसे इंद्र का सिंहासन डोलता था। आपने भी देखा होगा, पहले जो धारावाहिक आते थे उसमें इंद्र का सिंहासन बड़ी जल्दी डगमगाता था। तो इस समय मोदी जी का सिंहासन आपने इंद्र की बात करी तो एक बात हमारी भी समझ में नहीं आई कि इंद्र देवता कभी भी प्रसन्न हो जाते थे, कभी भी उनके दिमाग में कोई भी चीज़ आया तो कभी किसी के प्रति उनका बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता था, वो अधिकतर आपने सुना भी होगा, और कभी भी उनका सिंहासन डोल जाता था। तो ऐसा ही मोदी जी का हो रहा है। मोदी जी भाई पल में 16 पल में मासा, समझ में ही नहीं आ रहा कितने रंग बदलते हैं। कभी तो मोदी जी जाके हरियाणा में कोई बात कह देते हैं और फिर वहाँ जम्मू कश्मीर में जाके दूसरी बात कहते हैं। जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं कि साहब जो है पिछली सरकारों ने यहाँ गड़बड़ कर दी, वहाँ गड़बड़ कर दी। अब जब पिछली सरकारें जम्मू कश्मीर में जाके सवाल जवाब करती हैं कि नहीं साहब ये गड़बड़ तो आपने करी, तो हरियाणा में आके मुद्दा बदल के कह देते हैं साहब हम अग्निवीर योजना हटा रहे हैं, अग्निवीर योजना के जो रिटायर्ड लोग हैं उन्हें परमानेंट कर देंगे। अब जब यूपी के लोग ये सवाल कर रहे हैं परमानेंट कर देंगे, तो कहते हैं नहीं जी 50% कर देंगे, 500 का सिलेंडर दे देंगे। फिर यूपी वाले सवाल करते हैं कि भैया हमें क्यों नहीं दिया 500 का सिलेंडर, हमने भी तो आपको जिताया। मध्य प्रदेश वाले पूछते हैं कि हमें क्यों नहीं दिया 500 का सिलेंडर, हमने भी तो आपको जिताया। और मध्य प्रदेश वाली जो लाडली बहना है वो 3000 रुपये का इंतजार कर रही है। मामा शिवराज 3000 का प्रॉमिस कर गए थे कि लाडली बहनों को 3000 देंगे, वहाँ वो 1500 कर दिए। अब यहाँ हरियाणा में कह रहे हैं लाडली बहनों को 2100 रुपये देंगे। मतलब बड़ा कन्फ्यूजन है। कहने का मतलब है चारों तरफ रायता ही रायता फैला, ऐसा फैल गया है कि मोदी जी खुद नहीं समेट पा रहे। मोदी जी खुद नहीं समेट पा रहे। तो प्रोफेसर उमेश यादव का सीधा सीधा कहना है कि रायता इतना फैल चुका है कि मोदी जी खुद नहीं समझ पा रहे। अब आने वाले समय में बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा? क्या संजय जोशी या और कौन? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। सिंधिया का भी नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता? कमेंट के माध्यम से बताइएगा और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। जी नमस्कार।